गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जहां कल हमने वीडियो खत्म की थी जिसमें हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पढ़ा था। आज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के कुछ ड्रॉबैक्स डिस्कस किए जाएंगे, इम्पैक्ट पैरामीटर डिस्कस किया जाएगा और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्कस किया जाएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो आपको बताया जाता है कि अल्फा पार्टिकल टकरा करके वापस आया था, वो अल्फा पार्टिकल टकरा ही नहीं था न्यूक्लियस से। दरअसल न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और अल्फा पार्टिकल भी एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस पर था उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स लगाया अल्फा पार्टिकल के ऊपर और अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से टकराए बगैर ही वापस आ गया। ये मैंने आपसे कल डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ये भी कहा था कि अगर उस पॉइंट को जहाँ से अल्फा पार्टिकल वापस जाता दिखाई दिया है आपको गोल्ड फॉइल से टकरा करके, उस पॉइंट को अगर आप जूम कर लें तो आपको ऐसा दिखाई दिया था, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर पॉजिटिव एंटायर चार्ज है, कितना 79 प्रोटॉन्स। तब तक न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसीलिए हम क्या इसमें न्यूट्रॉन इस स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में, मॉडल ऑफ न्यूक्लियस में कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर एंटायर होता है, इसमें हम इसमें न्यूट्रॉन्स नहीं दिखाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर। जो सेंट्रल लाइन होगी, जो मेन अल्फा पार्टिकल था जो वापस गया था, हर 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल, अगर मैं वो इस सेंट्रल लाइन पर मान लूं तो इसे क्या कहा जाएगा, सेंट्रल लाइन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। इसे क्या कहा जाएगा, द मीन वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ द गोल्ड। कॉन्सेप्ट क्लियर 100%। आपको मालूम है कि जो अल्फा पार्टिकल्स इससे बाहर थे उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया था एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण। जो कुछ और दूर थे वो बाद में जाकर रिपल्सन फोर्स की चपेट में आए और बाद में जाकर के वो रिपेल हुए। जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से थोड़ा सा ज़्यादा दूर थे वो बिल्कुल स्ट्रेट निकल गए। तो आपने अगर ध्यान दिया हो कि यहाँ पर अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ चली गई, वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ चला गया और इसके लिए वेलोसिटी वेक्टर यहाँ तक चला गया, इसका वेलोसिटी वेक्टर इधर मुड़ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो माय डियर, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द मिडल और सेंट्रल लाइन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। जो न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल सेंटर पर थी लाइन, जो न्यूक्लियस के साथ अल्फा पार्टिकल ने बिल्कुल सेंटर पे लाइन बनाई थी, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। जरा ध्यान दीजिएगा, इस लाइन के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू ये होगी, अगली लाइन के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू ये होगी, और अगर इसके बाद भी कोई अल्फा पार्टिकल मुड़ता है तो उसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू ये होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस ट्राइजेक्टरी को आगे डिनोट करता हूं तो यहां थीटा ज्यादा होगा, यहां थीटा थोड़ा कम होगा, आगे आगे चलते चलते थीटा और भी कम होगा। ये ऐसे डाइवर्ट करेंगे तो थीटा कम होता चला जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर 100%। और एक टाइम पर आकर के अल्फा पार्टिकल्स दोबारा से स्ट्रेट हो जाएंगे और थीटा की वैल्यू बहुत ही नेग्लिजिबल, और एक बार थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो यहां इम्पैक्ट पैरामीटर का आपके पास फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने के लिखा हुआ है। ZE चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, और जो E था मतलब इसमें ZE² जो आया आपके पास, ये डेरिवेशन के बाद आया, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है क्लास 12th में कि K ZE² cot θ/2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। कॉन्सेप्ट क्लियर। आप देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, cot θ/2, cot थीटा tan थीटा का इनवर्स होता है, ये आप सभी को पता है। कोट थीटा tan थीटा का इनवर्स होता है, और tan थीटा जो होता है वो sin थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और sin थीटा थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थीटा बढ़ेगा तो sin थीटा बढ़ेगा, और sin थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा बढ़ेगा, और tan थीटा बढ़ेगा तो कोट थीटा घटेगा। तो अगर थीटा बढ़ता है तो कोट थीटा घटता है, जब कोट थीटा घटता है तो बी भी इम्पैक्ट पैरामीटर भी घटता है, इम्पैक्ट पैरामीटर भी घटता है। तो आप क्या कहेंगे, इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू एंगल ऑफ स्कैटरिंग, जहां एंगल ऑफ स्कैटरिंग बना था वहां से उस एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फिर से समझिएगा जरा बहुत ध्यान से, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा।
यहाँ सिर्फ मैं 2 या 3 ही अल्फा पार्टिकल बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से फिगर समझ आ जाए। ये न्यूक्लियस है, ये सेंट्रल लाइन का अल्फा पार्टिकल था जो टकराए बगैर ही वापस चला गया था। फिर एक अल्फा पार्टिकल ये आया और इस पर डेविएशन हुई, ये जाना चाहता था सीधा, तो ये एंगल हो गया थीटा, और ये हो गया इंपैक्ट पैरामीटर बी। जो इसके बाद अल्फा पार्टिकल होगा उसके ऊपर थोड़ा कम रिपल्सन फोर्स लगाएगा न्यूक्लियस, ये आगे जाना चाहता है, ये थीटा। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये इंपैक्ट पैरामीटर आपने मान लिया। चलिए आप इसे b1 मान लीजिएगा, इसे b2 मान लीजिएगा, इसे थीटा1 मान लीजिएगा, इसे थीटा2 मान लीजिएगा। फिर एक अल्फा पार्टिकल के ऊपर और ही कम लगा, नहीं और ही कम, बहुत ही कम, बहुत कम लगा, तो इसके लिए थीटा3, और यहां सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से डिस्टेंस b3। आपने नोट क्या किया? आपने नोट ये किया कि थीटा1 मैक्सिमम था, थीटा2 उससे कम था और थीटा3 उससे कम था, लेकिन इंपैक्ट पैरामीटर b3 मैक्सिमम हुआ, इंपैक्ट पैरामीटर b2 b3 से कम है और इंपैक्ट पैरामीटर b1 सबसे कम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप न्यूक्लियस के नजदीक के अल्फा पार्टिकल्स को नोटिस करें तो उनके लिए इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू कम थी, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स अप्लाई किया गया था। न्यूक्लियस ने बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स अप्लाई किया था, जिसके कारण उनके अंदर एंगल ऑफ स्कैटरिंग बहुत ही अधिक बना था। कॉन्सेप्ट क्लियर? 101%। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? पंकज कोई डाउट? अदिति हैप्पी? सागर किसी बच्चे को भी अगर कोई डाउट है तो आप डाउट ले सकते हैं साथ साथ ही। कॉन्सेप्ट क्लियर? बिल्कुल 100%। चलिए अब इसे और थोड़ा अगर आप डिस्कस करें तो आप सिर्फ इसे न्यूमेरिकल में ही डिस्कस करेंगे कि आपको इंपैक्ट पैरामीटर की डायरेक्ट वैल्यू पूछ ली जाएगी, आपको स्कैटरिंग एंगल दिया हुआ होगा, आपने वैल्यू यहाँ पर प्लेस करी, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आपके पास होगी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हुई, तो आप E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम रखेंगे और उसे जूल के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। M की वैल्यू आप 10⁻6 लिखते हैं, तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले आप मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप न्यूमेरिकल में उसकी वैल्यू रखेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% क्लियर? चलिए अब इंपैक्ट पैरामीटर तो हम डिस्कस कर चुके हैं। इंपैक्ट पैरामीटर के बाद हम डिस्कस करते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। वैसे मैंने आपको कल वीडियो में बताया था, कल आपको मैंने जब आपकी क्लास ली थी आपको बताया था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, लेकिन एक प्रॉपर डेरिवेशन हम कैसे करेंगे उसका, प्रॉपर डेरिवेशन, क्योंकि वो प्रॉपर डेरिवेशन 3 मार्क्स में ग्रेजुएशन में भी आता है और क्लास 12 में भी आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो आप हेडिंग लिखिएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। लिखिएगा हेडिंग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मैं अगर इसे आर नोट से डिनोट कर लूं, किसी बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं? आर नोट मान लिया मैंने इसे, कोई दिक्कत? चलिए अगर ये एक न्यूक्लियस है तो मैंने आपको बताया था अल्फा पार्टिकल, जब मैंने आपका अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जब मैंने आपसे डिस्कस किया, मैंने कहा ये न्यूक्लियस का सेंटर है और कुछ अल्फा पार्टिकल्स आए, कुछ डेविएट हुए इस एंगल पर, कुछ डेविएट हुए इस एंगल पर, कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। तो मैं सीधे निकले हुए अल्फा पार्टिकल और जो डेविएट हुए उनका तो डिस्कशन अभी छोड़ दूंगा, क्योंकि वो डिस्कस हमने इंपैक्ट पैरामीटर में कर लिया है। अब हम बात किसकी करेंगे? अब हम बात करेंगे सिर्फ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यहां से अल्फा पार्टिकल के ऊपर रिपल्सन फोर्स मैक्सिमम हुआ न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का रिपल्सन फोर्स, यहां न्यूक्लियस का सेंटर है, यहां तक अल्फा पार्टिकल अप्रोच किया था, यहां पर इस पर रिपल्सन फोर्स लगा तो आता हुआ अल्फा पार्टिकल वापस चला गया। तो इन दोनों के बीच की सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड दैट डिस्टेंस वेयर द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस डिस्टेंस सेड टू बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मैंने ऐसा क्यों कहा?
कि यहाँ इस पोजीशन पर, इस पॉइंट पर आकर के अल्फा पार्टिकल की सारी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। क्यों कहा मैंने ऐसा? क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल आएगा तो उसके अंदर वेलोसिटी होगी, जब उसके अंदर वेलोसिटी होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी और जैसे जैसे उसके ऊपर न्यूक्लियस रिपल्सन फोर्स लगाता चला जाएगा तो पल 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 उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाएगी। जब उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो एक पॉइंट पर जब उसकी डायरेक्शन वापस जाएगी तो वेलोसिटी जीरो होगी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो वो सारी काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर तब्दील हो जाएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। क्या? अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस। कॉन्सेप्ट क्लियर? समझिए जरा। तो इस डिस्टेंस को आप कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये हुआ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। चलिए जरा अब देखते हैं हम क्या कहेंगे सबसे पहले इस डेरिवेशन में। अब सबसे पहले इस डेरिवेशन में कहेंगे लेट अस कंसीडर एन अल्फा पार्टिकल, लेट अस कंसीडर एन अल्फा पार्टिकल। एक अल्फा पार्टिकल आपने कंसीडर किया। भाई सभी को पता है चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना होता है? चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल डबल ऑफ द न्यूक्लियस, सॉरी प्रोटॉन, डबल ऑफ द प्रोटॉन। कॉन्सेप्ट क्लियर? हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से जस्ट डबल। कॉन्सेप्ट क्लियर? भाई 1H3 की बात करो, उसकी सॉरी हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर, या फिर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से जस्ट डबल। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज प्लस 2e और चार्ज ऑन न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होगा? भाई Z हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस और प्लस E हो गया एक प्रोटॉन पर चार्ज। तो टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस कितना हो गया? ये। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस। यहां पर आपने क्या किया हुआ है? Q1 को आपने चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल माना हुआ है और आपने न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है उसे Q2 को आपने क्या माना हुआ है? प्लस ZE। और R को क्या माना हुआ है आपने? R नॉट। कॉन्सेप्ट क्लियर? वी हैव टू पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपके पास U इज इक्वल टू आ जाएगा K ZE 2E अपॉन R। R प्रोडक्ट तो आप इधर लिखो या इधर लिखो। कॉन्सेप्ट क्लियर? इस इक्वेशन को मैंने मान लिया इक्वेशन से। यहां तक लीजिए जरा जल्दी क्विक। हाँ अगर अब मैं अल्फा पार्टिकल का मास m कंसीडर कर लूं, मैंने कहा लेट m मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, जरा ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अल्फा पार्टिकल की? ऑफ अल्फा पार्टिकल कितनी हो जाएगी? हाफ mv स्क्वायर। मैंने इसे कैपिटल ई मान लिया। v है वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, m मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल। जरा सोचिए, ये काइनेटिक एनर्जी जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ था तो वेलोसिटी कम होने के कारण कम होती गई, लेकिन टोटल एनर्जी तो कंजर्वेटिव होती है। मतलब उसी क्षण से जब इसके ऊपर रिपल्सन फोर्स अप्लाई होना शुरू हुआ न्यूक्लियस के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, उसी क्षण से काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो गई थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। और जब टोटल काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट हो जाए
तो वहां से लेकर के न्यूक्लियस के सेंटर तक के डिस्टेंस को आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। चलिए जरा ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिएगा थर्ड, और थर्ड इक्वेशन को इक्वेशन सेकंड के बराबर रख दीजिए। अब मैं क्या करूंगा भाई इसमें, अब मैं करूंगा हाफ एम वी स्क्वायर को मैंने बराबर रख दिया के जेड स्क्वायर 2 अपॉन आर नोट के, और मुझे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए ही तो डेरिवेशन चाहिए था, तो आर नोट आया 2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल था भाई, वही तो कन्वर्ट हुआ है उसके अंदर। आपने पढ़ा था हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच के बराबर आ जाता था क्लास 9th में, दैट्स वाई हमने दोनों का एनर्जी को बराबर रख दिया। यही तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर, तो इसकी वैल्यू आप इसके बराबर रख देंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, समझिए जरा ध्यान से, ये आपके पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला है। जेड मतलब न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, जेड की वैल्यू वो होगी, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी बढ़ता है। अगर न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो वो ज्यादा रिपल्सन फोर्स एक्सिस्ट करेगा अल्फा पार्टिकल के ऊपर, तो ये दूरी और भी ज्यादा हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? ऊपर जो भी आपने लिखा हुआ है इसमें सिर्फ जेड ही वेरिएबल था। अब बात करते हैं मास की और वेलोसिटी। आर नोट जो आपके पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आया है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मास अधिक हुआ लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो, देखिएगा जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से भाई, अगर वेलोसिटी ये मैं कांस्टेंट कर दूं वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स में ऐसा ही होता है, ऐसे ही फॉर्मूले आएंगे वहां। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी सीधा सीधा मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनती है। मास ज्यादा होने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो अगर किसी केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है चार्ज पार्टिकल की, तो काइनेटिक एनर्जी मास के साथ बढ़ेगी, ये टर्म बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच घट जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। अगर समझिए इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है और चार्ज पार्टिकल का मास बढ़ाया घटाया, आपको कह दिया गया कि हमने अल्फा पार्टिकल हटा करके वहां ड्यूट्रॉन रख दिया गया है, तो ड्यूट्रॉन का तो मास अल्फा पार्टिकल से कम होता है, लेकिन दोनों का मोमेंटम कांस्टेंट था। तो सबसे पहले आप काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को मोमेंटम में कन्वर्ट करेंगे। किस प्रकार? ध्यान दीजिएगा जरा भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब मैं इसमें क्या करूंगा, हाफ एम से ऊपर मल्टीप्लाई और एम से नीचे डिनोमिनेटर में, ये बन गया लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर। अब सीधा सीधा समझ लीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी की जगह आप क्या लिख देंगे, ये टर्म लिख देंगे। जब आप ये टर्म लिख देंगे तो मास डिनोमिनेटर से ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर से ऊपर चला जाएगा मास घूम करके, तो फिर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कांसेप्ट क्लियर? जिस केस में लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाता है वहां काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एम के हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एम के होगी और काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर नॉट के, तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सॉरी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास ऑफ द पार्टिकल। कांसेप्ट क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स के बारे में बात करेंगे और बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स के भी ड्रॉबैक्स थे और उसे सही किया था बाल्मर ने, और बाल्मर थ्योरी के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसे श्रोडिंगर और सीवी रमन ने कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड किया था। तो नेक्स्ट वीडियो को आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड नेक्स्ट।